Hello dear students, welcome to the class, welcome to this session of ICT Virtual Classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स को, कक्षा 12 भौतिकी विज्ञान को। डियर स्टूडेंट्स, अपने पिछली क्लासेस में हम लोग कवर करते हुए आ रहे हैं जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं, जिसमें कि हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को सीखा, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जाना, और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसके बारे में जाना। हम प्रीवियस क्लासेस में एक्सियल एंड नो कोएक्सियल पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसको भी हम लोग देख चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग उससे कुछ आगे की बातें करने वाले हैं। अब तक हम लोग न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक बड़ा ही सिंपल है। उसमें एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव को हम देखने वाले हैं कि वो कैसा व्यवहार करता है। यदि एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो वो कैसा व्यवहार करता है। डियर स्टूडेंट्स, एक समान विद्युत क्षेत्र का अर्थ आप सभी को ज्ञात होगा या समझ में आ रहा होगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान एक समान होता है। यानी कि पूरे क्षेत्र में अगर कोई क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र कहला रहा है, या तो हम किसी क्षेत्र को एक समान विद्युत क्षेत्र कह रहे हैं, तो उस क्षेत्र में उस फील्ड के किसी भी बिंदु पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी नापोगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नापोगे, तो वो सेम आपको मिलने वाली है। ठीक है, आज हम इस पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि रिस्टोरिंग कपल यानी प्रत्यानयन बलयुग्म क्या होता है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लासेस के लिए। आप लोग अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे, कॉपी पेन आपके हाथ में होगा और आप लोग ध्यान से बातों को सुन रहे होंगे, समझ नोट कर रहे होंगे। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। अब तक हम लोग जो बातें कर चुके हैं बच्चों, वो हम ये समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी एक्सियल पॉइंट यानी अक्षीय बिंदु और निरक्षीय बिंदु पर स्थित, निरक्षीय रेखा पर स्थित जो बिंदु है उस पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसको किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाएगा। इसमें एक और पॉइंट और मैं आपको आज ऐड कराना चाहता हूं। चलिए फिलहाल आज के टॉपिक के ऊपर नजर डाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का अर्थ है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव। फिलहाल बात करते हैं हम लोग, हमने अब तक देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स, दो पोजीशन के बारे में बात करी हमने, एक्सियल एंड कोएक्सियल पोजीशंस। हमने देखा अक्षीय या निरक्षीय स्थिति पर स्थित वैद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की गणना हमने करी थी। ठीक है, क्या आया था अगर आपको और याद दिला दिया जाए तो ई जो एक्सियल आया था या फिर ई अक्षीय जो आया था वो आया था 2 kp/r³ न्यूटन प्रति कूलम, और ई निरक्षीय जो आया था, ई कोएक्सियल जो आया था वो आया था kp/r³ न्यूटन प्रति कूलम। दिशा के बारे में आप जानते हैं, इसकी दिशा जो थी प्लस क्यू से बिंदु की ओर थी
और इसकी कोएक्सियल में जो डायरेक्शन थी वो द्विध्रुव के अक्ष के समांतर प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर थी। ठीक है, अभी दो बिंदुओं के बारे में हमने बात करी, ये सब समझिए इस बात को। ये रहा हमारा द्विध्रुव, इसके बीच की दूरी 2 है। अगर बिंदु यहां पर होगा तो हम उसे कहेंगे अक्षीय स्थिति। अगर बिंदु ठीक ये लंब की जो लंब अर्धक रेखा पर होगा उसे कहेंगे निरक्षीय स्थिति। इन दो बिंदुओं पर अगर वैद्युत क्षेत्र हमसे पूछा जाएगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। बट अगर मैं किसी भी बिंदु पर, अगर मैं इस बिंदु पर पूछ लूं, 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 तो उसके लिए मेरे पास सूत्र नहीं है, उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला नहीं है। तो एक फॉर्मूला है, हालांकि वो आपकी क्लास में नहीं है, बट फर्दर आप आगे के अगर एग्जाम्स में जाते हैं कंप्लीट करने तो वहां पर क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो मैं सूत्र आपको लिखा दे रहा हूं, ठीक है, उसका डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, बस सूत्र आपको लिखवा दे रहा हूं। तो लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यही लिख लेते हैं हम। इसको पूरा ही मिटा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एट अ जनरल पॉइंट, एट अ जनरल पॉइंट, जनरली मतलब किसी भी पॉइंट की अगर हम बात कर लें तो उसके लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एट अ जनरल पॉइंट, किसी व्यापक बिंदु पर एक लघु विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, किसी व्यापक बिंदु पर एक विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, जो इसके लिए सूत्र होता है बच्चों, E इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब। इतना आपको ध्यान रखना है, E इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट, ये जो निरक्षीय स्थिति वाला है वो वाला सूत्र याद रखना है, 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर, ये ध्यान रखना है, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, नोट कर लीजिए इसे। न्यूटन प्रति कूलम। दिशा की अगर बात की जाए तो उसके लिए कोण अल्फा हम लोग फाइंड आउट करते हैं। कोण अल्फा की जो वैल्यू है वो है टेन इनवर्स 1/2 टेन थीटा। ये जहां ये अल्फा जो कोण है, अल्फा के बारे में लिखेंगे, अल्फा द्विध्रुव के अक्ष की धनात्मक दिशा में अक्ष व के देखो
कहने का मतलब है कि सपोज ये हमारे पास विद्युत द्विध्रुव है -q + q, और ये इसका सेंटर है O। ठीक है, तो जो अल्फा एंगल होगा, सपोज हमारा E इस डायरेक्शन में, परिणामी विद्युत क्षेत्र मुझे इस डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है, तो अल्फा ये वाला एंगल होगा। समझ रहे हो? तो E जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है, उसकी दिशा का मुझे निर्धारण कैसे मिलेगा? इस एंगल से मिलेगा। ठीक है, कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, वो अल्फा है, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। चलिए, तो ये दोनों चीजें आपको नोट डाउन कर लेनी है। इट वाज एक्स्ट्रा, मैं बता रहा हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता ही, बट आगे अगर कोई एग्जाम होगा तो वहां पर इस चीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, डेरिवेशन इसका नहीं करवा रहे हैं। चलिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल in a uniform electric field। चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक विद्युत क्षेत्र की यहां पर कल्पना करते हैं, एक विद्युत क्षेत्र की कल्पना हम कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम सपोज करते हैं कि क्षेत्र की रेखाएं कुछ इस प्रकार से हैं। क्षेत्र कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित है। ये जो समांतर रेखाओं से मैं विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा हूं बच्चों, ये तरीका होता है एक समान विद्युत क्षेत्र को निरूपित करने का। अगर आप एक समान विद्युत क्षेत्र बोल रहे हैं तो क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे रेखाओं के समांतर आपको दिखनी चाहिए और होनी चाहिए। ठीक है, एरो दिख रहा होगा आपको, एरो आपको दिख रहा होगा। ये एरो जो है, ये एरो बताता है कि विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है। ठीक है, आई होप कि सारी लाइन समांतर हों। ठीक है, और आपको समांतर दिख रही हूं। चलिए, तो ये जो एरो है ये इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो गई विद्युत क्षेत्र की। और कैसा विद्युत क्षेत्र है ये? एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक, अब इस विद्युत क्षेत्र में मैं एक विद्युत द्विध्रुव को रख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा आप इस बात को। ये हो गया विद्युत द्विध्रुव का अक्ष और ये हो गया इसका मध्य बिंदु O। चलिए नाम दे देते हैं इनको। ये वाला जो पॉइंट है इसको A नाम दे देते हैं।
ए नाम दे देते हैं और ये वाला जो पॉइंट है इसको बी नाम दे देते हैं। ये जो केंद्र है इसे ओ नाम दे देते हैं। यहाँ पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। और ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों के बीच की दूरी 2l होती है। इतनी बात तो सभी को पता है, ठीक है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव को मैंने प्रतिस्थापित कर दिया है यहाँ पर। अब दो डिस्टेंस और कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर। ये जो लंबवत दूरी है, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर खींच रहा हूं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच रहा हूं, जो कि एक दूसरे को ए बी सी बिंदु पर काटते हैं, या फिर एन बिंदु कह लीजिए, एन बिंदु पर काटते हैं। और ये जो कोण है ये वाला ए बी एन बी ए एन, ये थीटा के बराबर है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूं फिगर को। हम लोगों ने जो जो चीज अब तक कंसीडर करी है, हमने एक विद्युत द्विध्रुव को माना है और हमने ये माना है कि उसको हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्थापित किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं इन सभी बातों को। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB ई प्रबलता वाले एक समान, मेरे साथ साथ नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं आपको इतने ध्यान से इसे समझा रहा हूं और लिखा रहा हूं। एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि इसका विद्युत द्विध्रुव, इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है। ठीक है। और हमने क्या माना विद्युत द्विध्रुव के बारे में? आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू के बीच की दूरी कितनी है? इज इक्वल टू 2l। बीच की दूरी कितनी है? 2l है। माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी 2l है। तो हम यहां से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कर पाएंगे। अतः विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2l। P इज इक्वल टू Q इंटू 2l। इक्वेशन नंबर 1 बना करके छोड़ दीजिए इसे। इक्वेशन नंबर 1 बना करके छोड़ दीजिए इसे। अब हम चलते हैं डायग्राम की दूसरी साइड और यहां पर करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। हम जानते हैं कि जब किसी भी आवेश को, जब कोई भी आवेश विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो उस पर एक क्या बल कार्य करता है? क्या कार्य करता है? उस पर एक बल कार्य करता है ना। तो प्लस क्यू आवेश पर हम देख रहे हैं, यहां पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर भी एक बल कार्य करेगा। इस पर क्या होगा? एक बल कार्यरत होगा, क्योंकि ये क्षेत्र की दिशा के साथ जाने का काम करेगा। तो इस पर जो बल होगा वो कुछ इस प्रकार से इसको लेकर जाएगा, ठीक है। जो इसका बल होगा F1, इसको F1 नाम दे देते हैं।
तो ये क्षेत्र की दिशा के साथ लगेगा। जिस तरफ फील्ड है हमारा, फील्ड की जो डायरेक्शन है उस साइड ये प्लस क्यू आवेश की गति हमको देखने को मिलेगी। और ये जो माइनस क्यू आवेश है, क्योंकि ये ऋणात्मक आवेश है, तो ये क्षेत्र की दिशा के विपरीत गति करता हुआ हमको दिखाई देगा इस प्रकार से। ये हो गया हमारा F2। आई बात समझ में? ये दोनों बातें आपकी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो इन बातों को हम लोग यहां पर नोट डाउन कर रहे हैं। लिखिए, आवेश प्लस क्यू पर बल F इज इक्वल टू क्यू ई। दिशा कौन सी दिशा? ई की जो दिशा है, एक समान विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, आवेश माइनस क्यू पर बल F इज इक्वल टू क्यू ई। आवेश की मात्रा गुणा विद्युत क्षेत्र की जो विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है ना। पर दिशा की बात की जाए तो ये होगा ई की विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन। अब यहां पर हमें एक बात समझ में आ रही है, ये F1 नाम दे देते हैं, इसे F2 नाम दे देते हैं। F1 एवं F2 परिमाण में मुझे समान दिख रहे हैं, QE QE समान, किंतु दिशा में विपरीत है। डायरेक्शन क्या है? किंतु दिशा में विपरीत है। इसीलिए जब हम F नेट निकालने जाएंगे, कुल बल निकालने जाएंगे, नेट फोर्स को जब हम कैलकुलेट करेंगे, विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल, इससे पहले एक लाइन लिख सकते हैं, अतः विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल, F नेट की जब हम लोग कैलकुलेशन करने जाएंगे, गणना करने जाएंगे, तो F नेट इज इक्वल टू F1 माइनस F2। क्यों? क्योंकि दिशा विपरीत है। सेम दिशा होती तो ऐड हो जाते, यानी कि QE माइनस QE, दोनों QE हैं, इट विल बिकम 0। परिणामी बल कितना दिखेगा हमें? 0 दिखेगा। परिणामी बल 0 दिखने के कारण, परिणामी बल 0 है, अतः द्विध्रुव में स्थानांतरीय गति नहीं होती। स्थानांतरीय गति मतलब ये क्षेत्र के फील्ड के साथ साथ नहीं गति करेगा, स्थानांतरीय गति नहीं होती। मतलब ये फील्ड के साथ गति नहीं करेगा, अपनी पोजीशन जहां पर है वहीं पर रहेगा। जहां पर सेंटर है, जहां पर द्विध्रुव का केंद्र है, वो वहीं पर रहेगा। समझ में आ रही है बात? तो इस केस में हमने देखा कि जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर लगने वाला परिणामी नेट बल जिसे हम कह रहे हैं, वो 0 है। वो 0 होने के कारण हमें एक बात पता चल रही है कि द्विध्रुव की स्थानांतरीय गति नहीं होती। तो यहां पर होता क्या है? इस कंडीशन को हम ऐसे समझते हैं बच्चों, यहां पर एक विद्युत द्विध्रुव की कल्पना हम कर रहे हैं जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है, जिसका ये केंद्र O है और ये द्विध्रुव का अक्ष है। ठीक है, जो इसकी लेंथ होती है और 2L होती है, इसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं कर रहे। ठीक, अब हमने कहा कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र में है। एक रेखा बना रहा हूं, बहुत सारी रेखाएं नहीं बना रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा एक समान विद्युत क्षेत्र है, मतलब रेखाएं क्या है? समांतर है। यहाँ पर हमने बोला जो नेट बल है, नेट बल इज 0, F नेट इज 0। मतलब कि ये जो विद्युत द्विध्रुव है, इसका केंद्र ऐसे गति नहीं करेगा, ऐसे गति नहीं करेगा, फिक्स रहेगा। तो क्या होता है, जो बल है
इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, यानी कि इस आवेश और इस आवेश पर लगने वाला बल, इस आवेश और इस आवेश पर लगने वाला बल, वो द्विध्रुव को ऐसे और ऐसे तो नहीं घुमा सकता, ऐसे और ऐसे तो नहीं घुमा सकता। तो वो क्या करता है, ये बल इस दिशा में और ये बल इस दिशा में कार्य करने लगता है, ये बल इस दिशा में और ये बल इस दिशा में कार्य करने लगता है, जो कि F1 है और ये F2 है। इसे हम प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जो द्विध्रुव है यानी जो डाइपोल है, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, मतलब अपने अक्ष के जो केंद्र है उसके सापेक्ष घूमेगा, उसके सापेक्ष घूमेगा। इसे हम कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म यानी रिस्टोरिंग कपल। ठीक है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में आप इस बात को ध्यान रखो, जो हमारे पास कंडीशन है वो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, और F1 इज इक्वल टू F2, मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होना चाहिए, सीधी सीधी बात, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल होना चाहिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, आवेशों का परिमाण बराबर होता है किंतु दिशा विपरीत होती है, किंतु प्रकृति विपरीत होती है। तो यहाँ पर जो F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, वो मुझे इस डायरेक्शन में दिख रहा है, और यहाँ पर जो F1 लग रहा है वो इस डायरेक्शन में। परिमाण इन दोनों का समान है, दोनों QE है, लेकिन एक प्लस QE है, एक माइनस QE है। जब नेट फोर्स निकालूंगा तो दोनों घट करके 0 हो जाएंगे। तो इसके बाद मैंने आपको बताई होगा क्या होगा, यहाँ पर एक प्रत्यानयन बल युग्म कार्य करेगा, यानी रिस्टोरिंग कपल कार्य करेगा। रिस्टोरिंग कपल क्या करेगा, इसको स्थानांतरीय गति नहीं होगी इसमें, हमने देखे नेट फोर्स इज 0, तो स्थानांतरीय गति इसमें देखने को नहीं मिलेगी। बट ये क्या करेगा, अपने जो अक्ष का जो बिंदु है, मूल बिंदु है, जो केंद्र है, उसके अराउंड ये घूमेगा। ठीक है, उसके अराउंड ये घूमेगा। ठीक है, ये बल इसको इस दिशा में खींच रहा है, ये बल इस दिशा में खींच रहा है। अब होगा क्या, ये मोशन तो नहीं कर सकता, स्थानांतरीय गति तो नहीं हो सकती है ना। तो जब ये बल इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा, ये वाला फोर्स इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा, तो अल्टीमेटली जो द्विध्रुव है वो ऐसे घूमने लगेगा। समझ रहे होंगे आप, इसको इमेजिन करके चलिए, ये ऐसे है विद्युत द्विध्रुव, एक फोर्स इस पर इधर साइड से काम कर रहा है, इधर खींचने का, एक इधर से, तो ऐसे ऐसे तो ये मूवमेंट नहीं कर सकता, तो होगा क्या, ये ऐसे मूवमेंट करेगा, ऐसे। समझ रहे हो? ओके, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी रिस्टोरिंग कपल की। नेक्स्ट क्लास में इसको और हम डिस्कवर करेंगे। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आज जो बातें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, आपने नोट डाउन किए होंगे। घर जाकर उन्हें एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आखिर ये काम हो कैसे रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिस्टोरिंग कपल यानी प्रत्यानयन बल युग्म को समझने वाले हैं, और उसके बाद किए गए कार्य, जो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य है यानी वर्क डन है, उसको भी फाइंड आउट करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपने आज कुछ नया जरूर सीखा होगा, आपको कुछ सीखने में आपको कुछ नई बात सीखने को मिली होगी और आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।